मैं दूसरे चैप्टर के जितने बचे हुए टॉपिक हैं उसको मैं आज आपको पूरा करके बताने का प्रयास करूंगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पीछे में आपको बताना चाहूँ, क्योंकि बार बार बच्चों के प्रश्न आ रहे थे और उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। और एक दिक्कत मैं ये देखा कि आप लोगों को ये समस्या हो रही है कि किस तरह से पढ़ा जाए और कैसे हमें ये मालूम हो कि कौन सी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि कौन सी टॉपिक में क्या इम्पॉर्टेंट है, किस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए मैं एक आध एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बताऊंगा। आप उसको ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे इसमें क्वेश्चन वो बनाते हैं और पढ़ने के क्रम में हमें कैसे उन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। आज मैं जैसे 5वां टॉपिक है आपका बदलता हुआ देहात। इस पर मैंने आपसे पीछे भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि जनता में राजा की छवि कैसी थी, इसको मैंने डिस्क्राइब किया था। इसको मैंने आपको बता रहा हूँ कि बुक में जब लिखा होगा तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो जनता थी, जनता के बारे में, जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके बारे में जानने के स्रोत क्या थे हमारे पास। तो मैंने बताया था कि जातक कथाएं एक बार बताई थी और एक बोला मैं आपको पंचतंत्र। क्वेश्चन क्या बनेगा ये पूछ सकता है कि जो जातक कथाएं वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन भी आ सकता है, प्राकृत आ सकता है, पाली आ सकता है, संस्कृत आ सकता है, तमिल आ सकता है, किस भाषा में लिखी गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। तो इसका मतलब आपको ये जानना जरूरी है कि जो जातक कथाएं थी वो पाली भाषा में लिखी गई थी। तो पढ़ने के क्रम में आपको यही ध्यान देना है कि किस भाषा में लिखी गई थी। फिर इसके अलावा बड़े क्वेश्चन के लिए कैसे ध्यान रखना है इसमें, तो बड़े क्वेश्चन के लिए ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जातक कथाएं जो थी इतिहासकारों को उस समय के इतिहास लेखन में कैसे मदद की या किस प्रकार मदद किया या किस तरह महत्वपूर्ण थी। तो आपको ये बताना होगा कि उस समय आम लोग क्या सोचते थे राजा के लिए, उसके बारे में इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय के जो देहात में राजा की छवि कैसी थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 2-3 चीज़ें बड़े पॉइंट्स में जानने के लिए इस तरह के पॉइंट्स आप तैयार कर सकते हैं इसमें से। फिर इसके बाद आपको मैं एक चीज़ और है इसमें जो मैं इस टॉपिक में मैं देख रहा था कि उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के तरीके में मैंने बताया कि इस समय धान की रोपाई की पद्धति का विकास हो चुका था, सिंचाई व्यवस्था के विकास के लिए प्रयास किया गया। उदाहरण भी मैंने आपको दिया था एक बार कि सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी गुजरात में। तो जहाँ शुष्क एरिया था वहाँ पर भी सिंचाई के प्रबंध किए गए थे, शासकों ने सिंचाई का प्रबंध किया, कुओं से, तालाबों से, नहरों से, इस तरह से सिंचाई का प्रबंध किया गया था। इसके अलावा आप देखिए इसमें एक टॉपिक और है कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। तो ग्रामीण समाज में क्या विभिन्नताएं थी, तो ग्रामीण समाज में भी आज आप देखिए विभिन्नताएं हैं। कोई छोटा किसान है, कोई जमींदार है, कोई बड़ा किसान है। तो इस तरह के समाज में उस समय भी व्याप्त थी। अब उसमें चूंकि एक बड़ा साम्राज्य था, उसमें हमें दक्षिण भारत के बारे में भी हमने देखा। तो मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में उस समय हमें जो जानकारी मिली वो संगम साहित्य से मिली। दक्षिण भारत में आप देखिए कि कुछ टर्मिनोलॉजी का भी प्रयोग है अलग अलग, जैसे कि हलवाहा के लिए उल्वार। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसमें पीछे भेजा भी है, उल्वार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। इस तरह टर्मिनोलॉजी आपको जरूर पढ़ना है। जैसे इसके अलावा जो बड़े जमींदार है या किसान है उसके लिए वेल्लार शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये शब्द आप पढ़ने के क्रम में आपको ध्यान देना है कि ये किसके लिए प्रयोग किए गए। एक नंबर के क्वेश्चन इससे बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इसके अलावा दासों के लिए जैसे अड़ीमई शब्द का प्रयोग किया गया। एक चीज़ और, एक गहपति किसको बोला जाता था, तो घर का जो मुखिया होता था उसके लिए जो गहपति शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी में और एक चीज़ देखेंगे आप लोग, अग्रहार। अग्रहार एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। अग्रहार जो होती थी, जब मैं आपको बताऊंगा कि एक टॉपिक और कवर किया था भूमिदान, कि भूमिदान की प्रथा इस समय शुरू हो चुकी थी। और भूमिदान में एक टॉपिक है एक आप देखेंगे कॉलम में है सोर्स में, प्रभावती, गुप्त और दगुन गांव। तो ये एक तरह से इतिहासकारों को ये सोर्स के रूप में काम करता है कि उस समय भूमिदान की प्रथा चालू थी। भूमिदान में आप देखेंगे कि जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि जो दान दी जाती थी, टैक्स फ्री जिसको आप कहेंगे, वो अग्रहार कहा जाता था।
उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसको जैसे कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस में बहुत सारी दुकानें, बहुत बड़ा एरिया है। उस व्यक्ति को कहा जाए कि कनॉट प्लेस का एरिया तुमको हम दे देते हैं टैक्स फ्री, वहाँ से आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब उसको टैक्स जब नहीं देना है तो उसको वहाँ से क्या मिलना है, तो उस एरिया से उसको वहाँ से जो पैसे मिलेंगे, वसूली जो करेगा वो टैक्स फ्री होगा। तो इस तरह से अग्रहार भूमि यही थी। अग्रहार भूमि में आपको वो भूमि ब्राह्मणों को जो दान की जाती थी, उस भूमि से आपको कलेक्शन करना है। जो कलेक्शन होगा वो टैक्स फ्री है आपका। तो अग्रहार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि भूमि दान में ज़्यादातर जो भूमि थी वो ब्राह्मणों को धार्मिक कार्यों के अंतर्गत दान में दी गई थी। तो ये भूमि दान था। भूमि दान बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था। बाद में आप भूमि दान देखेंगे कि गुप्त काल तक आते आते लास्ट में जो भूमि दान था उसमें आप देखें कि सामंतों को भी दी जाने लगी थी। इसके भी बहुत कारण थे, क्योंकि धीरे धीरे जब व्यापार का ह्रास होने लगा तो क्या हुआ कि सामंतों को उनके सैलरी के रूप में भी भूमि दान दिया जाने लगा। दूसरा आप देखेंगे कि जो भूमि दान थी, कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के लिए भी भूमि दान दिए गए। इस तरह भी समझिए, जैसे कि मान लीजिए जंगल का क्षेत्र है आपका, वहाँ पर जाना आसान नहीं, वहाँ पर उस क्षेत्र में कृषि करना आसान नहीं है, तो वो क्षेत्र भी भूमि दान के अंतर्गत किसी को दे दिया गया। तो वो जा करके वहाँ पर जंगल को साफ करवाएगा, फिर वहाँ पर कृषि का विस्तार करेगा, और अगर विस्तार होगा कृषि का तो ऑटोमेटिक है कि रेवेन्यू राजा को मिलेगा। इस तरह भूमि दान के कई पर्पज थे, आप समझ लीजिए। तो इस तरह भूमि दान बहुत महत्वपूर्ण एक व्यवस्था थी। इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, जो प्रभावती गुप्त वाला है, पूछा जा सकता है कि प्रभावती गुप्त किसकी लड़की थी, इनका विवाह किस शासक से हुआ था। ये सारे क्वेश्चन एक नंबर के लिए पढ़े जाने योग्य हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पैसेज है इसमें, आप देखिए, एक छोटे गांव का जीवन। इसमें हर्षचरित लिखा है, एक पुस्तक है हर्षचरित। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हर्षचरित किसने लिखा है। तो हर्षचरित का भी एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसने हर्षचरित लिखा था। जैसे कि आपको बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति जो थी, जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई थी, उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। तो हर्षचरित एक पुस्तक थी, उसको बाणभट्ट ने लिखी थी। सारे क्वेश्चन एक नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बार बार इस चीज़ को आपको बार रियलाइज करा रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे जो मिसिंग करते हैं इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा मिस करते हैं और इस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। अब अगला आपका टॉपिक देखिए क्या है, नगर एवं व्यापार। चूंकि नगर एवं व्यापार हम पूरे 1200 साल का पीरियड पढ़ रहे हैं, तो उस समय नेचुरल बात है कि आपने पढ़ा कि नगरों का उद्भव हुआ। महाजनपदों के अंतर्गत जो राजधानी बने वो नगर के रूप में थे। नगर आप देखेंगे कि बहुत सारे नगर आप देखेंगे कि व्यापारिक मार्गों पर भी स्थित थे, क्योंकि व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी थी उस समय तक आते आते। तो कुछ नगर व्यापारी मार्गों पर, कुछ नदियों के किनारे, जैसे आपका बनारस था, पाटलिपुत्र था, ये नदियों के किनारे स्थित थे। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर आप देखेंगे उज्जैनी था, तक्षशिला था। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी नगरों का उद्भव हुआ। इसके अलावा आप देखिए नगरों के उद्भव के बाद किन किन चीज़ों का विकास हुआ। तो आप एक चीज़ और देखिए, नगरीय जनसंख्या जो बनी उसमें, भाई नगर का होगा तो नगरीय जनसंख्या भी होगी। जब नगरीय जनसंख्या होगी तो अलग अलग वर्ग के भी लोग होंगे। तो अलग अलग वर्ग में आप देखें तो राजा होंगे, उनके सामंत होंगे, उनके मंत्री होंगे। इसके अलावा कुछ अलग वर्ग, जैसे आज आप देखते हैं कि शहरों में भी कई वर्ग होते हैं, उसी तरह उस समय भी नगरों में कई वर्ग थे, जैसे व्यापारिक वर्ग का वही उद्भव हुआ। इसके अलावा शिल्पकार वर्ग, जिसमें रथ बनाने वाले, बढ़ई, सोने का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, इस तरह अलग अलग वर्गों का भी उद्भव उस समय आपको दिखेगा इस समय पूरे पीरियड में। ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे शिल्पकार वर्ग, क्योंकि इनके द्वारा जब शिल्पों का विकास हुआ तो नेचुरल बात है कि राजस्व की बढ़ोतरी में इनका योगदान था। इसके अलावा इसमें भी आप देखिए कि जब शिल्प का विकास होगा तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास होगा। मुद्रा जब बनने लगे तो ये जो शिल्पकार लोग जो थे, इन्होंने अपने क्या कहते हैं कि इन्होंने भी सिक्कों का विकास किया। हाँ, शिल्पकार वर्ग में आप देखेंगे कि जो व्यापारिक वर्ग है और जो क्या कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ग था, इन्होंने अपने आप को संघों में, और आप देखेंगे कि
क्या कहते हैं संघों में और गिल्ड में स्थापित कर दिया। तो क्वेश्चन इस पर भी आता है, संघ के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है और श्रेणी पर भी क्वेश्चन आता है कि श्रेणी किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं। ये सब भी आपको फोकस करना है कि श्रेणी किसको कहा जाता है, संघ किसको कहा जाता है। अब देखिए व्यापार जब हो रही है तो व्यापार इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था, यानी कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार में भारत का उस समय आप देखेंगे मौर्योत्तर समय में, यानी मौर्यों के बाद जो व्यापार था वो आपका भारत से बाहर रोमन साम्राज्य के साथ भी व्यापार स्थापित हुआ। रोमन साम्राज्य के व्यापार कैसे, इसके हमारे पास स्रोत क्या है, तो आप देखेंगे कि जो रोमन सिक्के हैं वो दक्षिण भारत में आरिकमेडू एक जगह है, वहां से प्राप्त हुए थे। इसका मतलब है कि भारतीयों का जो संपर्क था वो ये आपका अरब सागर के माध्यम से भूमध्य सागर होते हुए रोमन साम्राज्य तक इनका व्यापारिक संबंध था। इस तरह से ये सिक्के हमें बताते हैं कि किस तरह से व्यापारिक संबंध था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, सिक्के और राजा। तो इस पीरियड के लिए जो सिक्के हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। सिक्के से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, मैंने आपको बताया था। सबसे इस सिक्कों पर राजाओं के चित्र और उनकी लिपि कि उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा मिला गया, जिससे हमें पता चला कि उस समय कौन कौन से शासक थे। सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन शासकों ने जारी किए थे। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद तो कुषाण शासकों ने भी गुप्त साम्राज्य तक सोने के सिक्के की मात्रा में बढ़ोतरी होती रही। इसके अलावा इन सिक्कों से आप देखेंगे कि राजाओं के अलावा व्यापार के बारे में भी हमें इस सिक्कों से ही पता चलता है उस समय कि व्यापार कैसा था, कहाँ कहाँ तक व्यापार था। यानी सिक्के अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस सब जानकारी में देने के लिए। अब देखिए आप एक चीज़ और है इसमें, आप देखें कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए, क्योंकि इस चैप्टर में आपने देखा कि जेम्स प्रिंसेप जो है उन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में उनको मदद मिली। तो जो अशोक के अभिलेख, मोस्टली अशोक के अभिलेख ही है, तो अभिलेखों को पढ़ने में सफलता कैसे प्राप्त हुई या उनको कैसे हम उसके अर्थ निकाला जाता है। तो जो लिपि मिली, आपने देखा होगा ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और बाद में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी और अरामाइक लिपि, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो जो ब्राह्मी लिपि और जो खरोष्ठी लिपि का ज़्यादा संबंध आप देखेंगे कि बाहरी क्षेत्रों से था। तो इनकी लिपियों जो लिपि थी वो बाहर यूनानी लिपि से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। तो इन शब्दों को उन्होंने मिलाया, जो इतिहासकार है, जो उस समय के इन चीज़ों के जानकार हैं, उन्होंने मिला करके देखा कि इसमें क्या शब्द, इसका क्या अर्थ बनता है। तो अर्थों का अनुमान लगाना, कैसे अर्थ निकाले गए, तो आपको इस टॉपिक में जो आपको यही देखना है, ब्राह्मी लिपि से कैसे संदर्भ निकाला गया, खरोष्ठी लिपि से कैसे निकाला गया, इससे कैसे जानकारी उस समय की हमें प्राप्त होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अभिलेखों से कैसे अर्थ निकाला जाता है। और आप थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। इसके अलावा एक चीज और है कि अभिलेखों से क्या साक्ष्य मिले हैं ऐतिहासिक, यानी उस समय इतिहास लेखन में अभिलेखों का कितना बड़ा योगदान है। तो पीछे भी डिस्कस हुआ है, अभी फिर मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि अभिलेख जो थे ये बहुत बड़ा स्रोत है उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी के। इतिहासकार और जो विद्वान है अभिलेखों का भरपूर मदद लेते हैं उस समय के इतिहास के निर्धारण में। साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार, राजा अपने साम्राज्य के या क्या निर्देश देता था लोगों को, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना, राजा का क्या विचार था लोगों के बारे में, इसके बारे में इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, इसके बारे में इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख आप देखेंगे कि आपके पश्चिमोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक प्राप्त हुए। हाँ ठीक है कि अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहे होंगे, नेचुरल सी बात है कि क्षेत्रवार संदेश जो होते हैं, उस क्षेत्र के लिए क्या संदेश होंगे, उस क्षेत्र के लिए क्या संदेश होंगे, वो राजा अलग अलग बातें थी। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि शासक क्या सोचता था, किन किन बातों का उसमें निर्देश देता था। हाँ एक चीज है कि अभिलेखों की कुछ सीमाएं भी हैं, अभिलेखी साक्ष्य की। अभिलेखी साक्ष्य की सीमाएं ये हैं, आप देखेंगे पढ़ेंगे जब इस पुस्तक में, तो आपको ये मिलेगा कि अभिलेखी जो साक्ष्य होते हैं उससे हमें पूरी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। वजह
क्योंकि जो अभिलेख है वो हजारों की संख्या में मिले हैं और पढ़े गए कुछ ही पढ़ने में सफलता मिली है। तो अभिलेखी जो साक्ष्य मिले हैं उससे जानकारी तो मिली, लेकिन बहुत सारे अभिलेख ऐसे होंगे कुछ और जानकारी उससे होती लेकिन जिसको नहीं समझा गया, नहीं पढ़ा गया। इसके अलावा अभिलेखों में जो खुदाई हुई, जो लिखी गई बातें थी वो धुंधली हो गई है, उसको पूरी तरह उसको समझने में आसानी नहीं है कि क्या लिखी गई है। कुछ ऐसे भी गए कि मिट गई है, तो अर्थों को जोड़ करके अनुमान लगाया गया। इसलिए भी उसकी एक सीमा है कि सही बात क्या थी, ये तो अनुमान लगाया इतिहासकारों और विद्वानों ने कि ये बात लिखी गई होगी। तो अभिलेखी साक्ष्य की एक सीमा है। कुछ अभिलेख तो मूल स्थानों से भी हटा दिए गए, उस स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर कई शासकों ने हटा दिया था। तो जो अभिलेख अपने मूल जगह पर होते हैं उस जगह के संदर्भ के बारे में व्याख्यायित करते हैं, लेकिन जब मूल जगह से हट गए तो इसका अनुमान ये नहीं लगाया जाएगा कि किस चीज के लिए वो जो इंस्ट्रक्शन थे क्या थे। तो अभिलेखी जो साक्ष्य हैं वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन की सीमाएं अपनी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो लिखी हुई चीजें बहुत पुरानी चीजें हैं और उन पुरानी चीजों में बहुत ये अवशेष के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो इससे जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन ये अनुमान के आधार पर जानकारी है कि इससे क्या हमें, इसमें से हमें क्या लेना है और राजाओं ने क्या निर्देश दिए थे। तो अभिलेखी साक्ष्य की सीमा पर एक क्वेश्चन आपकी आता है। ओवरऑल आपको ये टॉपिक इतने ही थे इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में। इसके अलावा कुछ मैं पीछे के चैप्टर में एक दो बार टॉपिक्स में कुछ चीज़ों को मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। कि जैसे आपने पीछे के जो टॉपिक थे उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपने मूल चीज़ों पर क्वेश्चन जो है आपको, जैसे मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई, तो इसका आंसर ढूंढिए आप, जैसे 2वीं सदी ईसा पूर्व से 2वीं सदी तक। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के, मनुस्मृति में किन बातों का जिक्र है, ये क्या है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कुछ पैसेज यानी जो सोर्स बेस्ड है उसमें से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं और बनते रहे हैं। उनको भी आपको ध्यान दे करके पढ़ना है। इसमें ओवरऑल पूरी टॉपिक यही थी। मैं फिर ये कहूँगा कि पूरी पुस्तक को आप 2 बार पढ़ें। एक बार पढ़ने के बाद जरूर पढ़िए, उसमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें। पढ़ने के क्रम में उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन इसी से उठाए जाते हैं। फिर बड़े क्वेश्चन के लिए आप उसमें से ही पॉइंट निकाल करके अलग अलग रखिए। उसको मैंने पीछे भी पिछले जो लेक्चर दिया था मैंने उसमें डिस्कस किया था कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें भी मैं आपसे डिस्कस किया हो कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको जो कुछ की नोट्स में भेजूंगा और इसके अलावा कुछ अभ्यास के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। इस वीडियो के साथ मैं भेज रहा हूँ। उसका अभ्यास करने के बाद आप उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ओवरऑल आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में समझ विकसित हो जाएगी। धन्यवाद।